आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BHIC 110 यूनिट 3 भारत में औपनिवेशिक विस्तार। पिछली वीडियो में हमने किया था प्रथम कर्नाटक युद्ध। इस वीडियो में हम जानेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। स्टार्ट करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, जो कि 1751 से लेकर 1755 तक हुआ था। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के हितों को लेकर यह युद्ध हुआ था। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कर्नाटक और हैदराबाद में गद्दी के लिए होने वाला संघर्ष। कर्नाटक प्रांत हैदराबाद के निजाम के अधीन हुआ करता था, जो कि दक्कन का सूबेदार था। कर्नाटक पर गवर्नर या नवाब का शासन था। इस प्रांत की राजधानी आरकोट थी। दक्कन का सूबेदार इस समय अपनी समस्याओं से घिरा हुआ था। इसे एक तरफ मराठों का सामना करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर भारत की शक्तियों का भी सामना करना पड़ता था। अतः नवाब लगभग स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पहले 1740 में मराठाओं ने कर्नाटक पर हमला किया और उसके नवाब दोस्त अली को मार डाला। वे उसके दामाद चंदा साहब को बंदी बनाकर सतारा ले गए। इस स्थिति को संभालने के लिए 1743 में निजाम कर्नाटक आया और अपने विश्वस्त अधिकारी अनवरुद्दीन खां को कर्नाटक का नवाब बनाया। इस नियुक्ति से स्थिति और बिगड़ गई। 7 वर्ष मराठों की कैद में रहने के बाद 1748 में चंदा साहब मुक्त हुआ। इसी वर्ष अर्थात 1748 में हैदराबाद के नवाब आसफ जंग निजामुल मुल्क का देहांत हो गया। उसके बाद उसके बेटे नासिर जंग ने गद्दी को संभाला, परंतु उसके पोते मुजफ्फर जंग ने उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी। चुनौती देने का कारण था और था कि मुगल बादशाह ने उसे कर्नाटक का गवर्नर नियुक्त किया है, इसीलिए वह गद्दी का दावेदार है। इस प्रकार से मुजफ्फर जंग और चंदा साहब ने मिलकर क्रमशः हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के हासिल करने के लिए संघर्ष करने की योजना बनाई। द्वितीय कर्नाटक के युद्ध के लिए हुबली का स्थिति भी महत्वपूर्ण है। विदेशी व्यापारिक कंपनियों का अपना हिस्सा अपने का यह एक सुनहरा मौका हाथ लगा हुआ था। हुबली ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के साथ गुप्त संधियां की और उन्हें कर्नाटक तथा दक्कन की गद्दी दिलाने का वचन दिया। अगस्त 1749 में इन तीनों ने मिलकर वेल्लूर के दक्षिण पूर्व में अंबर के युद्ध में अलाउद्दीन को मार डाला। उसका पुत्र मोहम्मद अली भागकर तिरुचिरापल्ली चला गया और फ्रांसीसी सेना ने तिरुचिरापल्ली तक उसका पीछा किया। चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों का प्रवेश। अंग्रेजों ने महसूस किया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद के नवाब नासिर जंग से दोस्ती कायम की और उससे कर्नाटक में स्थित अपने दुश्मनों का सफाया करने और तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली को सहायता भेजने का अनुरोध किया। परंतु अपने दुश्मनों को दबाने के क्रम में 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो गई। मुजफ्फर जंग को कैद से मुक्त किया गया और उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। इस सहायता के एवज में नई सूबेदार ने फ्रांसीसियों को कई तोहफे दिए। हुबली को कृष्णा नदी के दक्षिण में मुगल राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। पांडिचेरी के आसपास के इलाके और उड़ीसा तट के कुछ इलाके खासकर में जो कि व्यापारिक केंद्र के लिए व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, जैसे मसूलीपट्टनम, ये भी क्षेत्र फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके बदले मुजफ्फर जंग के निवेदन पर हुबली ने अपने श्रेष्ठ अधिकारी बुशी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना नवाब को सौंप दी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मद्रास पर अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा, परंतु सितंबर 1750 में सैंडर्स नामक एक कुशल व्यक्ति के मद्रास के गवर्नर बनने के बाद स्थिति में परिवर्तन आया। उसने 1751 में मोहम्मद अली की सहायता करने का निश्चय किया। इसी समय फ्रांसीसियों ने महसूस किया कि तिरुचिरापल्ली पर कब्जा किए रहने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अपनी नीति को बदला और मोहम्मद अली की खुशामद करना स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद अली कोई निर्णय लेने के लिए स्थिति में नहीं था। वह कर्नाटक के नवाब की गद्दी छोड़ने के लिए भी तैयार था। वह केवल यह चाहता था कि फ्रांसीसी हैदराबाद के निजाम से कहकर उसे दक्कन के किसी दूसरे भाग की नवाबी दिला दें। लेकिन अंग्रेज बेहतर कूटनीतिक साबित हुए। उन्होंने मोहम्मद अली से कहा कि वह अपना दावा न छोड़े, केवल किसी तरह मुद्दे को टालता रहे, ताकि फ्रांसीसियों को इस मूर्ख बनाया जा सके और थोड़ा सा उनको सैनिक तैयारी करने का और समय मिल सके। युद्ध के लिए पूरी तैयारी होने के पश्चात अंग्रेजों ने मई
1751 में सेना की एक टुकड़ी त्रिचनापल्ली में भेजी। यह टुकड़ी फ्रांसीसी मोहम्मद अली की रक्षा के ख्याल से भेजी गई थी। बाद में इसी वर्ष मैसूर और तंजौर के शासकों तथा मराठा सरदार गौरा मुरारी राव ने मोहम्मद अली और अंग्रेजों को सहायता देने का वचन दिया। त्रिचनापल्ली को बचाने के लिए इसी समय क्लाइव ने आरकोट पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। क्लाइव ने छोटी सी ब्रिटिश सेना, जिसमें 200 यूरोपीय सैनिक थे और 300 भारतीय सैनिक थे, उसकी सहायता से आरकोट पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। नवाब को त्रिचनापल्ली में अतिरिक्त सेना भेजनी पड़ी और 53 दिन के युद्ध के बाद वह आरकोट को वापस जीतने में सफल हुआ। आरकोट हाथ से निकल जाने से फ्रांसीसियों को बेहद निराशा हुई। इसके फलस्वरूप त्रिचनापल्ली स्थित फ्रांसीसी जनरल जैक्वेर फ्रांकोइस लॉ ने अपना पद त्याग दिया और श्रीरंगम भाग गया। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया और लॉ ने अंततः 9 जून 1752 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जल्द ही हताश चन्ना साहब ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण आत्मसमर्पण कर दिया। तंजौर के सेना नायकों के आदेश पर उसका सिर कलम कर दिया गया, यानी कि चन्ना साहब की हत्या कर दी गई। इस घटना से अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हुई और फ्रांसीसियों को अपमानजनक पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। डुप्ले ने नई रणनीति तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। उसने मराठा सरदार मुरारी राव और मैसूर के शासक को अपनी ओर बुला लिया था। तंजौर के राजधानी से निष्पक्ष रहने का भी वचन ले लिया था। दिसंबर 1752 में त्रिचनापल्ली पर उसका कब्जा फिर से स्थापित हुआ और यह स्थिति लगभग एक साल तक बनी रही। इस प्रकार दोनों पक्षों को एक बार सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की वापसी। डुप्ले की नीति ने होने वाले वित्तीय घाटे से फ्रांसीसी अधिकारी नाराज थे। उन्हें उसे वापस बुलाने का निश्चय किया। 1 अगस्त 1754 को डुप्ले के स्थान पर गुडेयू भारत का नया गवर्नर जनरल बना। डुप्ले की नीति के बिल्कुल विपरीत उसने अंग्रेजों के साथ समझौते की नीति अपनाई और एक संधि की। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने देसी राजाओं के आपसी झगड़े में हाथ न डालने का वादा किया। यह भी तय किया गया कि उस समय संधि उस समय यह भी तय किया गया था कि उस समय जिस क्षेत्र पर जिसका वास्तविक अधिकार है, उसका अधिकार जैसा का वैसा ही बना रहेगा। भारत में डुप्ले की नीति से उत्पन्न अप्रसन्नता सम, अप्रसन्नता संपूर्ण कारण एक छोटा सा हिस्सा है। आपको यह याद रखना चाहिए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे फ्रांसीसी सरकार के नियंत्रण में थी। भारत में होने वाली मुठभेड़ से अमेरिका में उनकी स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों से संघर्ष की नीति छोड़ दी, यानी कि फ्रांसीसियों का अमेरिका में भी कुछ कॉलोनियाँ थी, वहाँ पर भी इनके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध जैसी घटनाएं हो सकती थी। इसीलिए फ्रांसीसियों ने भारत में अंग्रेजों के से संघर्ष की नीति को छोड़ दिया। डुप्ले की महत्वाकांक्षाओं के कारण कोई भी समझौता विफल हो सकता है, इस प्रकार की अफवाह फैलाई गई। उन्होंने और इस तरह से अंग्रेजों ने उन्हें बार बार डुप्ले की जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने की बात की। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भी डुप्ले के पतन में एक भूमिका निभाई थी। यानी कि अंग्रेज एक दुष्प्रचार करते थे ताकि फ्रांसीसी सेना डुप्ले की जगह कोई नया सैन्य अधिकारी कोई नियुक्त किया जाए, जिससे कि उनकी शक्ति काफी मजबूत हो सके। डुप्ले के पतन से अंग्रेजों को काफी लाभ हुआ और फ्रांसीसियों पर उनका वर्चस्व कायम हो गया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हैदराबाद तक ही सीमित फ्रांसीसी प्रभाव का हैदराबाद तक ही सीमित रह जाना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात डुप्ले का कार्य अधिकांश मामलों में फलीभूत नहीं हुआ, परंतु हैदराबाद में उसकी नीति सफल रही। वहां भूसी ने स्थानीय सरदारों के विरोध के बावजूद अपना प्रभाव जमा रखा था। अधिकतर स्थानीय सरदारों का झुकाव अंग्रेजों की तरफ था। कुछ समय के लिए ही सही, परंतु हैदराबाद में भूसी की स्थिति मजबूत थी। ये जो भूसी था, ये डुप्ले के द्वारा ही नियुक्त नवाब की सेना में नियुक्त एक सैनिक टुकड़ी के रूप कमांडर के रूप में नवाब की सेना में शामिल किया गया था।
स्थानीय सरदारों के जोरदार विरोध के बावजूद वह निजाम के राज्य क्षेत्र में फ्रांसीसी सेना रखने में कामयाब रहा और यह फ्रांसीसी सेना को हैदराबाद में बनाए रखने में कामयाब रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की रणनीति और कूटनीति के कारण भारत में फ्रांसीसी प्रतिष्ठा बढ़ी। अपने वाणिज्यिक हितों के लिए फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को अपमानजनक ढंग से वापस बुला लिया और उसकी नीतियों को बिल्कुल उलट दिया। डुप्ले को कमजोर और अयोग्य फ्रांसीसी सेना नायकों के साथ काम करना पड़ता था। एक तरफ डुप्ले के साथ लॉ जैसे अधिकारी थे जो अपनी मनमानी किया करते थे, उसके सहकर्मियों में भी इच्छा शक्ति का अभाव था, भी कायर थे। दूसरी तरफ अंग्रेजों के साथ क्लाइव जैसे सेना नायक थे जो प्रतिभा संपन्न थे और साहसी थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1758 से लेकर 1763 तक रहा। क्लाइव की कूटनीतिक चालों से अंग्रेजों का भविष्य उतरने लगा था। 1750 का दशक इस दृष्टि से अंग्रेजों के लिए उत्कृष्ट काल कहा जाता है जब उन्होंने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उधर 1756 में यूरोप में फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इधर अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर भी कब्जा कर लिया। यह एकमात्र संयोग नहीं था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अपनी की इस कार्रवाई से सख्त नाराज हुआ। जब चंद्रनगर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो नवाब ने साहसपूर्वक फ्रांसीसी शरणार्थियों को अपने दरबार में शरण दी और उन्हें अपने दरबार से निकालने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने काफी नवाब के ऊपर बंगाल के नवाब के ऊपर दबाव डाला कि इन फ्रांसीसी शरणार्थियों को अपने दरबार से निकाल दिया जाए, लेकिन नवाब ने फ्रांसीसी शरणार्थियों को अपने दरबार से निकालने के लिए मना कर दिया। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भावी मुगल उत्तराधिकारी के द्वारा बंगाल पर आक्रमण की स्थिति होने में बंगाल के नवाब की सहायता करने का भी वचन दिया था, लेकिन नवाब ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। नवाब के द्वारा फ्रांसीसियों को न सौंपा जाना अंग्रेज और नवाब के बीच भी एक युद्ध का कारण बना। दक्षिण भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही युद्ध करने की मन स्थिति में नहीं थे क्योंकि दोनों के पास साधनों की कमी थी। मद्रास की थल और जल दोनों ही सेना बंगाल के नवाब के कब्जे से कलकत्ता को मुक्त कराने में व्यस्त थी। काउंट डिलेली के नेतृत्व में एक सक्षम फ्रांसीसी सेना भारत के लिए रवाना की गई इसी दौरान, परंतु रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः 1758 के पहले 6 महीने फ्रांसीसी सेना भारत में नहीं पहुंच सकी। दक्षिण भारत में अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब जब फ्रांसीसी सेना पहुंची तब अंग्रेजी बेड़ा बंगाल से विजयी होकर वापस आ चुका था। यानी कि अंग्रेजी सेना जब बंगाल पर कब्जा करने के लिए मद्रास से जहाजी बेड़ा भेजा गया था, तब मद्रास बिल्कुल खाली हो गया था। यानी कि फ्रांसीसी सेना वहां पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन जो काउंटी लेली के नेतृत्व में जो जहाजी बेड़ा आया था वो 6 महीने लेट हो गया था, जिस वजह से अंग्रेजी सेना बंगाल को विजय करके वापस आ गई मद्रास में। और फ्रांसीसी सेना का जो एक लक्ष्य था कि मद्रास पे कब्जा किया जाए, वो एक अधूरा सपने की तरह रह गया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कर्नाटक में फ्रांसीसी आक्रमण। इस बार फ्रांसीसियों ने पहले आक्रमण किया था, यानी कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने पहले आक्रमण किया। तेज गति से आक्रमण कर उन्होंने सेंट डेविड किले पर कब्जा कर लिया और यह 2 जून 1758 की घटना है। इसी समय हैदराबाद से बूसी उत्तरी भाग में स्थित अंग्रेजों के इलाकों में आक्रमण कर रहा था। उसने इन सभी इलाकों पर अधिकार करने के साथ साथ 24 जून 1758 को विजयनगर के किले पर भी कब्जा जमा लिया था। इस अप्रत्याशित आक्रमण और धक्के से अंग्रेज स्वाभाविक रूप से काफी चिंतित हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि भारत से उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से फ्रांसीसी सेना दक्षिण से आक्रमण कर रही थी और रूसी जो है वो उत्तर में आक्रमण करने लगा था। इस प्रकार से अंग्रेजी सेना को लगा कि उनका अस्तित्व खतरे में है और उनको भारत छोड़ के जाना पड़ सकता है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। उनके अनुसार अगर दुश्मन के पास डुप्ले के जैसा एक प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर होता और संचालन होता तो इस बात की पूरी संभावना है कि यथार्थ अंग्रेजों का भारत से पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त हो सकता था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा फ्रांसीसी सेना की समस्या। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की समस्या। फ्रांसीसी अपने इस अभियान को जारी नहीं रख सके। इसमें कुछ उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें
पहली समस्या उन्हें वित्त की हुई, दूसरी समस्या सैन्य कार्रवाई के लिए भी उन्हें वित्त जुटाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेना का वेतन देने के लिए भी उनके पास इतना पैसा नहीं था। सेना के जवानों के प्रति फ्रांसीसी सेना नायकों का व्यवहार भी काफी कठोर और सूक्ष्म था। वे उनसे परामर्श को नजरअंदाज कर उन्हें अलग 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 थलग कर दिया करते थे, यानी कि जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे वो जवानों की बात और उनके परामर्श को नहीं मानते थे और अपनी मनमानी करते थे। इस तरह से इसका भी एक फ्रांसीसी सेना को एक नुकसान हुआ था। लेली ने मद्रास को ध्वस्त कर कर्नाटक में ब्रिटिश शक्ति के आधार पर चोट करने की एक सही योजना बनाई, लेकिन नौसेना के असहयोग के कारण उसे असफलता मिली। फ्रांसीसी नौसेना की कमान उस समय एडमिरल डी एस के हाथ में थी, जो अप्रैल 1758 में अंग्रेजों के हाथों पराजय का मुंह देख चुका था। उसने मद्रास जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके परिणामस्वरूप लेली को मद्रास पर कब्जे करने की अपनी योजना को स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार से उसने एक बहुमूल्य अवसर को गवा दिया। भविष्य में फिर ऐसा मौका फ्रांसीसी फ्रांच ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला। लेनिन ने सोचा था कि वह तंजौर के राजा से 70 लाख रुपए लेने में सफल हो जाएगा। इस प्रकार वह कंपनी की वित्तीय समस्या को सुलझा सकता है। इस प्रकार से लेली ने 18 जुलाई 1758 को तंजौर पर कब्जा भी कर लिया, लेकिन फ्रांसीसी सेना इसका कोई फायदा नहीं उठा सकी, क्योंकि उनके पास गोले बारूद की कमी होने लगी। लेली दिल्ली और उसके जवान के बीच परस्पर विश्वास का भी अभाव था और फ्रांसीसी सेना पूरी तरह से हतोत्साहित भी हो चुकी थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा नौसेना की पराजय। अगस्त 1758 में अंग्रेजी बेड़े ने फ्रांसीसी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाया था। हतोत्साहित डीएस ने फ्रांसीसी नौसेना के प्रयत्नों को गहरा धक्का पहुंचाया और उसने उसी महीने हिंद महासागर के इलाके को छोड़ दिया, यानी कि फ्रांसीसी सेना का जो नौसैनिक कमांडर था वो हिंद महासागर के इलाके को छोड़कर वापस चला गया। इस प्रकार से लेली जो जिसने तंजौर पर कब्जा कर रखा था उसे अपना कब्जा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार लेली और फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। इसके बावजूद लेली ने लगातार कोरोमंडल तट पर स्थित अंग्रेजों के अड्डे पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। एक स्थिति ऐसी भी आई जब अंग्रेजों के पास कर्नाटक में केवल मद्रास, तिरुचिरापल्ली और चेंगलपेट ही रह गया था। 1758 तक मानसून के आगमन के कारण अंग्रेजी बेड़े को मद्रास छोड़ना पड़ा और यह लेली के लिए मद्रास पर कब्जा करने का एक सुनहरा अवसर था। लेकिन मद्रास पर 3 महीने तक ही फ्रांसीसी सेना केवल 3 महीने तक ही लेली के नेतृत्व में कब्जा कर सकी। उसके बाद जब 1 फरवरी 1759 को अंग्रेजी बेड़ा लौट कर आया तो फ्रांसीसी सेना को पीछे हटना पड़ा। अगले 12 महीने में यह और भी ज़्यादा विनाशपूर्ण रहा, जो जो कि उनकी दक्कन में फ्रांसीसियों की दक्कन में गलत निर्णय और अनुमान के कारण उन्हें ये सब झेलना पड़ा। लेली ने बूसी को हैदराबाद छोड़ने का आदेश दिया था, यह भी एक गलत निर्णय था। वहीं फ्रांसीसी सेना आयोग की सेना नायकों के नेतृत्व में रह रही थी। बूसी ने हैदराबाद लौटने के लिए बार बार आग्रह किया, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानी गई। इस स्थिति का जायजा लेते हुए अंग्रेजों ने बंगाल से अपनी एक सेना उत्तरी सरकार की ओर भेजी। उन्होंने राजमुंद्री और मछलीपट्टनम पर अधिकार जमा लिया और निजाम सलावत जंग के साथ संधि की। इस प्रकार दक्कन दक्कन में फ्रांसीसी सेना का प्रभाव खत्म हो गया और फ्रांसीसियों के इतिहास से ये बहुत ही खराब स्थिति थी। हैदराबाद की दरबार में फ्रांसीसियों की जगह वो अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बांडी बस का युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई बांडीवास में 22 जनवरी 1760 को लड़ी गई। जनरल आयाकूट की सेना ने लेली की नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अगले 3 महीनों में कूट ने कर्नाटक में स्थित फ्रांस के सभी अधिकार क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। फ्रांसीसियों के पास जिंजे और पांडिचेरी को छोड़कर और कोई भी क्षेत्र कर्नाटक में नहीं बचा था। अतः 10 मई 1760 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी घेर लिया। इस कठिन परिस्थिति में दिल्ली ने मैसूर के नवाब हैदर अली के साथ संधि करके अपनी हालत सुधारने का प्रयास किया। युद्ध नीति के संबंध में फ्रांसीसी सेना और हैदर अली के बीच में कोई समझौता नहीं हो सका। इस प्रकार से हैदर अली की सेना बिना किसी युद्ध किए हुए वापस मैसूर लौट आई। 6 महीने घेराबंदी करने के पश्चात
16 जनवरी 1761 को फ्रांसीसी राजधानी पौंडीचेरी में भी हथियार डाल दिए, यानी कि अंग्रेजों के सामने फ्रांसीसी सेना ने हथियार डाल दिए। और एक समकालीन विवरण में से पता चलता है कि एक एक समय फूले फले और भरे पूरे इस शहर में, यानी कि पौंडीचेरी में, एक भी छत सही सलामत नहीं रह गई थी। यानी कि जब अंग्रेजों ने इस पौंडीचेरी शहर पे कब्जा किया तो उस टाइम इतना विध्वंस हुआ था कि कोई भी इस शहर में कोई भी मकान की छत सही सलामत नहीं रह गई थी। इसके तुरंत बाद मालाबार तट पर स्थित फ्रांसीसी अड्डे जिंजी और माए भी फ्रांसीसी सेना को अपने हाथ से धोने पड़े, और ये भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लेली की हालत इससे काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही, और वह और अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपना बंदी बना लिया, और उसे सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद ही उसको छोड़ा गया। यानी कि जब फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य जब सब 7 इयर्स वॉर समाप्त हो गया, तभी काउंट डे लेली को अ, बंदी गृह से रिहा किया गया। फ्रांस में भी उसका कोई सम्मान नहीं हुआ, बल्कि उसे 2 साल तक हैदराबाद में ही बंदी बनाकर रखा गया। उसके बाद उसे मृत्युदंड दे दिया गया। पेरिस की संधि के बाद भारत में स्थित फ्रांसीसी कारखाने फ्रांसीसी कंपनी को सौंप दिए गए, परंतु 1769 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने निजी व्यापारियों के लाभ के लिए कारखानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह फ्रांसीसियों का एक कमजोर प्रयास कहा जा सकता है, जिससे भारत में अपने पुर्तगाली और डच सहकर्मियों के समान उन्होंने अपने खुद को केवल देसी व्यापार तक ही सीमित कर लिया। इस ऐसा करने से यूरोप और भारत दोनों जगह फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेज व्यापारियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। अपने व्यापारिक मामलों में या तो वे डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी पर आते थे, या भारत में स्थित उनके अधिकारियों की सहायता अपना लिया करते थे व्यापार करने के लिए। इसके अतिरिक्त वे भारत में रह रहे निजी अंग्रेज व्यापारियों की भी मदद लिया करते थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा फ्रांसीसी असफलता के कारण। फ्रांसीसी असफलता के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण है भारत से रुपये की वापसी के बाद ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन होना स्टार्ट हो गया था। और दूसरा पॉइंट रहेगा फ्रांसीसी नौसेना का कमजोर होना। वस्तुतः फ्रांसीसियों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक मजबूत और स्थायी नौसेना थी। जब मॉरिशस से फ्रांसीसी नौसेना भारत में अपने सहकर्मियों की सहायता के लिए आई, तो उसने और भी अधिक समस्याएं पैदा कर दी थी। इसमें अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो जाना भी एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार हो जाने से उन्हें बंगाल एक आधार के रूप में प्राप्त हो गया था, जहां से वह लगातार अपने अपने सैनिकों के लिए आर्थिक मदद और आदमी आदमी और सैनिकों को मद्रास भेज सकते थे, और इधर उधर आक्रमण कर फ्रांसीसियों का ध्यान बटा सकते थे। ऐसा उन्होंने उत्तरी सरकार पर आक्रमण करके भी किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद की क्या स्थिति हुई? और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व कायम हो गया। उनके यूरोपीय प्रतिद्वंदी समाप्त हो गए थे। अब केवल अंग्रेज ही केवल एक मात्र यूरोपीय शक्ति बची थी। दक्षिण भारत में केवल अंग्रेजों के लिए केवल मैसूर राज्य और मराठे अंग्रेजों की राह में एक सबसे बड़ा रोड़ा थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेदल यही केवल दो शक्तियां बची हुई थी। परंतु 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक दक्षिण भारत में उन्होंने अपनी स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत कर ली थी। अंग्रेजों का अगला अगला कदम भारत की सीमाओं की किलेबंदी करना था, खासकर उत्तर पश्चिमी सीमांतों ने कड़ा पहरा बैठाना था, जैसे रूस के आक्रमण का खतरा बना रहता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।